तो जैसे कल हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस की फ्रॉम द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस, उनको हमने कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बोला था। ऐसे आज हम कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ध्यान से देख लेना, इनको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखें कि ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it। इस टाइप का डायग्राम आपकी बुक में भी है, जहां पर आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खत्म होता है। तो अपॉन डायरेक्ट हीटिंग ऑफ सल्फर ऑन अ स्पैचुला ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। यहाँ पे इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में अगर इसे हम हीट करेंगे तो देयर विल बी अ डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन होगा, उससे रिएक्शन होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो इसमें चली जाएगी। He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure below। ठीक, the balanced chemical equation for the reaction taking place will be S plus O2 SO2। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया है इसमें, है ना। तो जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, एंड दीज ऑक्साइड्स आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कभी बेसिक नहीं हो सकते, याद रखें। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर ऑलवेज बेसिक। उनमें कुछ एक्सेप्शन थे जिनको हमने बोला था कि वो एम्फोटेरिक हैं, वो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, लेकिन बेसिक तो वो भी होते ही है ना। तो मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का डिफरेंस भी आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे हमको दो टेस्ट ट्यूब दिख रही हैं, हाँ, ए एंड बी। कॉक से दोनों बंद है, थ्रेड से, एक में आयरन नेल रखा हुआ है, एक में कॉपर वायर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आयरन सल्फेट या FeSO4 सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, आयरन नेल के ऊपर यहाँ कुछ हमको डिपोजिशन दिखाई दे रहा है। Which of the following reaction take place in first test tube? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है उसमें आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है, जो कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना देता है, कॉपर सॉलिड मिल जाता है ऑन द आयरन नेल ओनली। तो ए ऑप्शन ही हमको दिख रहा है कि सही है। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे जैसे CuSO3 लिखा हुआ है, यहाँ पे FeSO3 लिख दिया है, हाँ, फिर इधर कॉपर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, सीधे हीट लिख दिया है, तो ये सब गलत है। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। A student arranged the battery, bulb, switch and clips as shown in the figure। एक बैटरी है, उससे बल्ब जोड़ा हुआ है, स्विच जोड़ा हुआ है, क्लिप्स A and B जोड़ा हुआ है। यहाँ पे सैंपल टू बी टेस्टेड यहाँ पे इंसर्ट करना है। जो भी मेटल हमको, मेटल नॉन मेटल कुछ भी, हमको ये चेक करना है कि वेदर दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो व्हेन डैश वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द टर्मिनल्स A and B, इन दोनों के बीच में डैश वायर, अब मेटल का नाम लिखना है। द बल्ब लाइट्स अप, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, ऑल आर एक्चुअली द मेटल्स, ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Metals are good conductors of electricity because they have free electrons in them। A student arranged the following practical setup। ऐसा क्वेश्चन हमने बोर्ड में भी देखा था, हमारे मॉक में भी देखा था कि एक मेटल वायर है जिसको हम बर्नर से हीट कर रहे हैं और उसमें कंडक्शन होगा तो हीट पहुंच जाएगी इस पिन के पास, जो कि वैक्स की हेल्प से यहाँ पर चिपका हुआ है। तो दिस विल मूव एंड ड्यू टू हीट द वैक्स विल मेल्ट और पिन विल ड्रॉप।
तो 7th क्लास में पूछा जाने वाला एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यहाँ पे हमसे कुछ और पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी सूटेबल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? आयरन, गैलियम, सीजियम एंड कॉपर। तो इसमें से हमने कहा था कि गैलियम और सीजियम जो हैं दे आर एक्चुअली द मेटल्स विद एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग पॉइंट, रिस्पेक्टिवली 28 एंड 30 डिग्री सेल्सियस उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं दोनों के। तो इसका मतलब वो हमारी पाम पे रखते हैं तो भी पिघल जाता है। हम उसकी ऐसी रॉड बनाकर, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसमें कंडक्ट, हम हीट देंगे उसको तो कंडक्शन देखने को मिलेगा, वो तो मेल्ट ही हो जाएगा। तो इसलिए गैलियम एंड सीजियम डज नॉट सूट हियर, बट दिस कैन बी डन विथ आयरन और कॉपर रॉड्स। तो 1 and 4 इसका आंसर है। अब देखो एक और क्वेश्चन दिख रहा है हमको। A metal rod M was dipped in a colored solution Y. This is a colored solution Y. इसमें हमने एक metal rod डाली हुई है। After some time it was observed that the metal rod starts dissolving in the solution. सॉल्यूशन में वो डिजॉल्व होने लगे, मतलब कि उसका जो थिकनेस था वो थोड़ा सा कम होने लग गया। एंड द सॉल्यूशन स्टार्ट्स फेडिंग इन कलर। सॉल्यूशन का जो कलर पहले था अब वो फेड होने लग गया, गायब होने लग गया। हाउएवर अ कलर्ड प्रेसिपिटेट Z, यहाँ पे एक कलर प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया जिसको हम Z बोल रहे हैं। ये तो a colored precipitate Z was seen at the bottom of the beaker. M, Y and Z could be, नीचे उनको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो जो मेटल है M वो जिंक हुआ अगर, और FeSO4 का सॉल्यूशन हुआ जो कि पेल ग्रीन कलर का होता है, तो फिर ये पॉसिबल है कि जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव आयरन को डिस्प्लेस कर दे, और ये आयरन जो खुद जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना दे तो कलर उड़ जाएगा, तो फेड हो जाएगा, और जो आयरन है वो बॉटम पर प्रेसिपिटेट हो जाए। दिस इज पॉसिबल। लेकिन हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम सल्फेट। पहली बात तो एल्यूमिनियम सल्फेट का कलर्ड सॉल्यूशन नहीं होता। दूसरी बात, कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, कैन नॉट डिस्प्लेस इट। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम बन जाएगा, इसका कोई चांस है ही नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली सिल्वर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, इट कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। रिएक्टिविटी सीरीज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर। एंड आयरन एंड जिंक, यहाँ पर पॉसिबल है ये कि यहाँ पर जिंक जो होता इस जगह पे जैसा यहाँ था तब तो इसने इसको हटा दिया था, लेकिन आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो कैन इट डिस्प्लेस जिंक? नो, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ये तीनों मतलब हो ही नहीं सकते, इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ए। रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब तक भी आपने यदि याद नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, नहीं तो आपका 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिस हो जाएंगे, है ना। देखो, टेस्ट ट्यूब्स A, B and C कंटेन जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड आयरन 2 सल्फेट। जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 एंड आयरन 2 सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट FeSO4, जो कि हम हमेशा देखते हैं। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब्स A, B and C contains zinc sulfate, silver nitrate and iron sulfate solutions respectively as shown in the figure. Copper pieces are added to each. सब में कॉपर डाल दिया, तो ब्लू कलर किसमें आएगा, मतलब कि कॉपर इनमें से किसको डिस्प्लेस कर सकता है और कॉपर सल्फेट बना सकता है। कॉपर सल्फेट बना तो ब्लू कलर आ जाएगा, है ना। तो जिंक या आयरन को तो कॉपर डिस्प्लेस कर नहीं सकता, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दीज टू मेटल्स। बट इन रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन सी दैट कॉपर इज above silver, copper is more reactive as compared to silver, so it displaces silver and forms
कॉपर नाइट्रेट विच इज ऑल्सो ब्लू। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन हो रही है अगर, तो रिएक्शन कैसी होगी देखो, कॉपर रिएक्ट्स विथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका एक्वा सॉल्यूशन है, हमें ऐसे लिख देंगे, हाँ, तो वो CuNO3 होल ट्वाइस विच इज ब्लू इन कलर बना देगा, और साथ में सिल्वर मेटल रिलीज हो जाएगा। हाँ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर गिव्स दिस रिएक्शन। Match the items in column 1 with the column items in column 2। अब देखो, आयरन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है क्या? नहीं है। डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, इसको अगर मॉइस्ट एयर में खुला छोड़ देंगे तो इस पर रेडिश ब्राउन कलर बन जाएगा, यस, रस्टिंग हो जाएगी। तो 1B, कॉपर इज नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन, यहाँ पे तो P तो ऑक्यूपाइड है, कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ, नो, फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीनिश लेयर ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, ये सही है। सेकंड के साथ में D, पोटेशियम कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ, जो बात हम सोडियम के लिए बोलते हैं वो पोटेशियम और लिथियम के लिए भी बोल सकते हैं। मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ऑप्शन क्या बना? 1B, 2D, 3C, 4A। ये ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या हमको? वन बी, 2D, 3C, 4A, यानी B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। A non-metal X exist in two different forms Y and Z। Non-metal egg exist in two different forms Y and Z। ये एलोट्रॉप्स की बात हो सकती है। Y is the hardest natural substance, ये तो डायमंड की बात हो रही है, मतलब कि ये नॉन मेटल कौन सा है? सोचो, पॉज द वीडियो, आंसर दो और फिर बताओ। देखो कि ये जो एलोट्रॉप्स हैं ये कार्बन के हैं, non-metal carbon, X is carbon, exists in two different forms, diamond and graphite। Y is the hardest natural substance, diamond है, Y diamond है, whereas Z is a good conductor of electricity, मतलब वो graphite है। तो X, Y, Z कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट हो गए। X, Y, Z कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, पहला ही ऑप्शन ठीक है, बाकी कहीं दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। An element forms an oxide A2O3। कौन करता है ऐसा? एल्यूमिनियम करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है वो Al2O3 होता है, विच इज एसिडिक इन नेचर। ओके, एसिडिक इन नेचर है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात नहीं हो सकती, फिर तो कुछ और बात रहेगी ना। एसिडिक इन नेचर मेटल ऑक्साइड नहीं हो सकता, वो पक्का नॉन मेटल ऑक्साइड है। फिर A इज नॉन मेटल। एसिडिक ऑक्साइड मेटल का नहीं हो सकता, नॉन मेटल का ही होगा, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। मैच द आइटम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। ओके, सोडियम ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस एसिडिक गैस, सोडियम के लिए क्या लिख सकते हैं? कैन बी कट बाय नाइफ, इट इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ। तो सोडियम 1C, phosphorus burns spontaneously on exposure to air। 2D, copper acquires a dull green coating on exposure to air, tarnishing of copper। And charcoal, that is carbon, on burning produces acidic gas, carbon dioxide रिलीज करेगा। तो 1C, 2D, 1C, 2D,
3E एंड 4A। देखें ऑप्शंस 1C 2D 3E 4A। आपका जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दीज वर सम क्वेश्चंस जो कि आपकी डिफरेंट एफिशिएंसीज, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चंस डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर किसी तरह के इस तरह के कॉलम्स मैच करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। आपका जो आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट टॉपिक है उसका जो कंसेप्ट चेक कर रहे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, इसलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल की क्लास में हम इसी तरह से दूसरा कोई चैप्टर मतलब एसिड बेसिस ले लेंगे। अब तो एसिड बेसिस के क्वेश्चंस हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। इस बीच में आपको अगर कोई क्वेश्चंस का डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, हम उन क्वेश्चंस को भी कल की क्लास में इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में भी आज से ओपन डाउट सेशन शुरू हो रहा है, तो आपकी क्लास में भी ये चीज़ शुरू की जा सकती है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड हैं तो वो उसको हमें आज ही भेज दें तो कल की क्लास में वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।